हेलो फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर क्लास 11th में एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। ठीक है, निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। वैसे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। विकल्प में है पार्क, मैदान, सड़क, जल उद्यान। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक लक्षण क्या है। तो याद रखना है कि भौतिक लक्षण वे प्राकृतिक तत्व या स्थलाकृतियाँ होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्या याद रखना है कि भौतिक लक्षण वे प्राकृतिक तत्व या स्थलाकृतियाँ होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये मानव निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पार्क मानव निर्मित है, सड़क भी मानव निर्मित है और जल उद्यान भी मानव निर्मित होता है, जबकि मैदान यहाँ पे देखेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोटस, गैलीलियो, एरिस्टोस्थनीज या फिर अरस्तु। विकल्प नंबर सी सही है, एरिस्टोस्थनीज। ठीक है, एरिस्टोस्थनीज विद्वान ऐसा था, पहला विद्वान ऐसा था जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। सवाल क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण, ठीक है, कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कहाँ, क्यों, कब और क्या। इसका सही आंसर है बी विकल्प, क्यों। ठीक है, अब ये सवाल शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। जब पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो पहले पढ़ चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कहाँ, क्यों, कब, क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आइए यहाँ से समझते हैं। यहाँ समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। भूगोल जो है ना, ये 3 प्रश्नों से संबंधित है। क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है ना, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, क्या, कहाँ और क्यों, इन तीनों चीज़ों से भी पूछा जाता है। एक विकल्प में डाल देगा कब, और पूछ लेगा कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और इन 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, उनमें से एक छांटना रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, कब। क्या, कहाँ और क्यों, ये तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों को देखेंगे कि ये वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल के 3 प्रश्नों से संबंधित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। क्यों, यह प्रश्न कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है ना, अब बताना सवाल में कि यह मध्य कार्य कारण क्या है, तो यही है। ठीक है ना, यह प्रश्न कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि नदियाँ घाटियों का निर्माण क्यों करती हैं। ठीक है ना, ये सवाल पूछा जा रहा है कि नदियाँ घाटियों का निर्माण क्यों करती हैं। यह प्रश्न नदी द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप घाटी के निर्माण के बीच का संबंध बताता है। तो कार्य क्या और कारण क्या है, तो ये क्यों, क्यों ऐसा। ठीक है ना, यह प्रश्न कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि नदियाँ घाटियों का निर्माण क्यों करती हैं। यह प्रश्न नदी द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप घाटी के निर्माण के बीच के संबंध बताता है। वहीं देखिए कहाँ, यह प्रश्न स्थान या स्थिति से संबंधित है, जैसे नदियाँ कहाँ बहती हैं, है ना। और एक और है क्या, यह प्रश्न किसी चीज़ की प्रकृति या पहचान के बारे में पूछता है, जैसे मैदान क्या है।
क्या मतलब क्या है यहाँ पर कि यह प्रश्न किसी चीज़ की प्रकृति या पहचान के बारे में पूछता है, जैसे मैदान क्या है। ठीक है ना, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्यों, कहाँ, क्या। चलिए अगला सवाल है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? सवाल क्या है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन है विकल्प नंबर ए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हॉटसॉर्न। ठीक है ना, याद रखिएगा विकल्प नंबर ए सही होगा यहाँ पे। रिचर्ड हॉटसन कह सकते हैं आप, पूरा इसका नाम क्या है? रिचर्ड हार्टसॉर्न। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रिचर्ड हार्टसॉर्न का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। विकल्प में है मानव शास्त्र, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो यहाँ भी इस सवाल का जवाब देने से पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर ये भौतिक भूगोल क्या है। तो याद रखना है भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण और उसके प्रक्रियाओं का अध्ययन से है। भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है यहाँ पे? भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण और उसके प्रक्रियाओं का अध्ययन से है। ठीक है ना, इनकी शाखाओं में आप देखेंगे तो भू आकृति विज्ञान मतलब है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना, जलवायु विज्ञान अर्थात जलवायु का अध्ययन करना, और जल विज्ञान जल का अध्ययन करना, ये सभी भौतिक भूगोल की शाखा में शामिल हैं। जबकि मानव शास्त्र आप देखेंगे कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, मानव शास्त्र ये मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। ठीक है, तुम कह सकते हैं यहाँ पे ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ये तो आसान सा सवाल है ना। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास या फिर भूगोल? कौन करता है? इतिहास। इतिहास देखेंगे कि एक ये विषय कालिक संश्लेषण करता है। सी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला सवाल है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? सवाल क्या है कि भूगोल या फिर ज्योग्राफी जो शब्द है ना, ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दिए गए विकल्पों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जियो प्लस में है ग्राफोज। ठीक है, आप क्लास 11th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि ज्योग्राफी जो है ना ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफोज से। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि ये दोनों का क्या अर्थ है, जियो का क्या अर्थ है और ग्राफोज का क्या अर्थ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बी विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? विद्यालय, सड़क, महाद्वीप, अस्पताल। ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन हमें समझना होगा इससे पहले कि आखिर ये सांस्कृतिक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक लक्षण वे लक्षण हैं जो मानव द्वारा निर्मित या विकसित किए गए हैं। ठीक है ना, सांस्कृतिक लक्षण वे लक्षण हैं जो मानव द्वारा निर्मित या विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यालय, सड़क, अस्पताल ये सभी देखेंगे तो सांस्कृतिक लक्षण है, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं या विकसित किए गए हैं। जबकि महाद्वीप ये क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ये सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। ये क्या है फिर? तो महाद्वीप ना एक प्राकृतिक भूभाग है। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक भूभाग है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का अर्थ क्या होता है? समुद्र का वर्णन करना, महाद्वीपों का वर्णन करना, या पृथ्वी का वर्णन करना, या इनमें से कोई नहीं? आसान सा सवाल है, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, भूगोल का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है?
सवाल अच्छा है कि अधिवास भूगोल या फिर जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? जीव भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मानव भूगोल। ठीक है, अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अधिवास भूगोल जिसे सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं और जनसंख्या भूगोल जिसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं, दोनों ही मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। किसका? मानव भूगोल का। अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, जबकि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की वितरण, घनत्व वृद्धि, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों ही शाखाएं मानव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करती हैं, जो कि मानव भूगोल की मुख्य विषय है। ठीक है, अब समझ में आया? तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या था? बी बिल्कुल ही सही था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, पहला विकल्प है वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या फिर आर्थिक भूगोल। अब बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग देखें ना, मानव भूगोल यहाँ पे है ना, ये देखेंगे तो ये दोनों ही शाखाएं मानव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है, जो कि मानव भूगोल के मुख्य विषय है। ठीक है, अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल ये दोनों देखेंगे कि यहाँ पे मानव भूगोल का ही एक मुख्य विषय था। अब यहाँ भी वही सवाल है कि मानव भूगोल की एक शाखा इनसे कौन सा है? वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या फिर आर्थिक भूगोल। तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत वनस्पति तो इसका हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, ना ही पढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान के बारे में भी वो अलग मैटर है, मानव से कोई संबंध नहीं है। जलवायु भी देखेंगे तो मानव से संबंध नहीं है, डायरेक्टली रूप से संबंध तो नहीं है ना, लेकिन आर्थिक भूगोल आप देखेंगे तो ये इस मानव भूगोल से संबंधित है, अर्थात तो मानव भूगोल की शाखा आर्थिक भूगोल हो सकता है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही होगा। ठीक है, आइए अब एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे देखिए, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो आर्थिक गतिविधियों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो क्या कर रहा है? आर्थिक गतिविधियों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। वहीं वनस्पति विज्ञान क्या है? यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो पौधे के जीवन का अध्ययन करती है। भू आकृति विज्ञान क्या है? यह भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद भू आकृतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। है ना, ये किसका है? भौतिक भूगोल का। ऊपर में बता चुके हैं भौतिक भूगोल क्या था। यहाँ पे है आगे जलवायु विज्ञान, यह भी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो जलवायु और उसके पैटर्न की अध्ययन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प क्या है? सही है ना। मानव भूगोल की एक शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? फिर से सवाल सुन लीजिए, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? जनांकीय से है, मृदा शास्त्र से है, मानव शास्त्र से है या फिर अर्थशास्त्र से है? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पहलुओं जैसे कि भू आकृति, जलवायु, जल, मिट्टी और वनस्पति का अध्ययन करती हैं। है ना, तो यहाँ पे देखेंगे जननांकी भी नहीं होगा, मानव शास्त्र भी नहीं होगा, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, मृदा शास्त्र। ठीक है, आइए और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक पहलुओं जैसे कि भू आकृतियाँ, जलवायु, जल, मिट्टी और वनस्पति का अध्ययन करती हैं। मृदा शास्त्र भौतिक भूगोल की एक उप शाखा है जो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है ना। मृदा शास्त्र पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक उप शाखा है जो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। जबकि जनसांख्यिकी क्या है? डेमोग्राफी क्या है? यह जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित है। जबकि मानव शास्त्र क्या है? यह मानव, उसके व्यवहार और समाज का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र है यह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा, सवाल कहीं से न कहीं से बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? उद्योग, कृषि, व्यापार या मैदान?
है ना। पहले ही बता चुके हैं सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं। सांस्कृतिक लक्षण वे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित या विकसित किए गए होते हैं, है ना। ये मानव समाज और संस्कृति का हिस्सा होते हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, देखेंगे तो मैदान, विकल्प नंबर डी। उद्योग, कृषि, व्यापार ये सभी क्या है, सांस्कृतिक तत्व हैं, जबकि मैदान जो है वो क्या है, एक ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला भू आकृति है। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सवाल है किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ए विकल्प, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे किताबों में ये भी देखने को मिलता है कि कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्हें और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसे एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए वहीं याद रखिए रिटर के बारे में, तो जो कार्ल रिटर है ना, विशेष रूप से तुलनात्मक भूगोल का जनक उन्हें माना जाता है, कार्ल रिटर को। चलिए अगला सवाल है पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना है कि पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पर्यावरण विज्ञान से, पारिस्थितिकी विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से या फिर वनस्पति विज्ञान से। बहुत ही अच्छा सवाल है कि पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण भूगोल किससे संबंधित है, तो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये है आपका पर्यावरण विज्ञान और इससे संबंधित क्या है, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, ये भूगोल के क्षेत्र अंदर वाले दिख रहे हैं ना, जितना भी ये पर्यावरण के भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, अंदर वाले जितने देख रहे हैं ये सभी भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, और बाहर में क्या क्या है तो वो देखिए, जैसे किसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे मानव शास्त्र है तो इसके अंतर्गत हम लोग सांस्कृतिक भूगोल देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान है तो उसके अंतर्गत हम लोग किस भूगोल को पढ़ते हैं, पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानव भूगोल पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत प्राणी भूगोल पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर पादप भूगोल को पढ़ते हैं। मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मृदा भूगोल पढ़ते हैं। जल विज्ञान के अंतर्गत समुद्री विज्ञान को पढ़ते हैं। मौसम विज्ञान के अंतर्गत जलवायु विज्ञान देखा जाता है। भू विज्ञान के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक भूगोल। जनांकी के बारे में जनसंख्या भूगोल। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल। इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक भूगोल पढ़ते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी देखेंगे तो क्या है, भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो ये डायग्राम इसीलिए हम ला के रखें ताकि आप लोग इसको स्क्रीन शॉट करके रखें या तो इसको एक बार दो बार अच्छे से नज़र दौड़ा लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। बाकी भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जो विकल्प में दे रखा है बाकी ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक, ये आपका काम है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भूगोलवेता इरस्थोस्थनीज का संबंध किस देश से है। सवाल है भूगोलवेता इरस्थोस्थनीज का संबंध किस देश से है। कहाँ के थे ये थे यूनान के अर्थात ग्रीक के। ये विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित विषय में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। बताना है निम्नलिखित विषय में से कौन सा युग्म ऐसा है जो स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। इतिहास तो खैर होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब यहाँ देखेंगे तो भूगोल भी हो जाएगा, तो ये दोनों देखेंगे कि ये स्थानिक और कालिक ये दोनों विश्लेषण करता है ना। स्थानिक भूगोल और कालिक हो जाएगा आपका विश्लेषण, ये इतिहास। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। पर्वत, पठार, सड़कें, नदियाँ। ये तो इसका आसान सवाल है, क्या हो जाएगा, सड़क ये प्राकृतिक लक्षण नहीं है, ये भौतिक लक्षण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। बताना है किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। तो पहले ये तो पता कीजिए कि भौतिक लक्षण क्या है, कई बार बता चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से कि भौतिक लक्षण किसे कहते हैं। ईमानदारी से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बताया था कि भौतिक लक्षण प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, है ना। भौतिक लक्षण क्या होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, पठार। जबकि कृषि, व्यापार, बाजार ये सब क्या है, मानव निर्मित या कृत्रिम चीज़ें हैं। अगला सवाल है, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। व्यापार, कृषि, पर्यटन या खनन। ये भी आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, कृषि। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है, इसलिए देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा इसी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो याद रखिएगा, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कोई है तो वो है जलवायु। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या है। बताना है कि GIS का विस्तारित रूप क्या है। इसका विस्तारित रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का विस्तारित रूप है। याद रखना है, इसका शुद्ध हिंदी में कहें तो भौतिक सूचना प्रणाली। ठीक है ना, भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जिसका उपयोग स्थानिक या भौगोलिक डेटा को एकत्र करने, प्रबंधित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है। बताना है, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन सा है। जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल या फिर सामाजिक भूगोल। सही आंसर होगा इसका नगरीय भूगोल। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है। याद रखिएगा, अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। तो अधिवास भूगोल की एक शाखा के रूप में नगरीय भूगोल को भी हम लोग देखते हैं। विकल्प नंबर बी सही है यहाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। बताना है, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई या फिर समय। सही आंसर होगा इसका समय। ठीक है ना, समय भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है। ठीक है, बाकी डिटेल्स और भी देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम समय है क्योंकि यह समय के साथ भौगोलिक विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन स्थानिक आयाम हैं जो भौगोलिक स्थान को परिभाषित करते हैं, जबकि समय इन विशेषताओं के विकास और परिवर्तन को दर्शाता है। समय भौगोलिक अध्ययन का चौथा आयाम है क्योंकि यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई यह भौगोलिक अध्ययन के पहले तीन स्थानिक आयाम हैं जो किसी स्थान की भौतिक विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये चारों आयाम के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। समुद्र, नदी, झील या फिर मैदान। आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मैदान। जल विज्ञान के अंतर्गत मैदान का अध्ययन नहीं किया जाता है, बाकी समुद्र, नदी, झील ये सभी देखेंगे कि जल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। मृदा शास्त्र,
अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र या फिर जनांगिकी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए मृदा शास्त्र। ये भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है ना, आसान सा सवाल है। इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मृदा शास्त्र जो मिट्टी का अध्ययन करता है, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल के मुख्य उप क्षेत्रों में से एक है। अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और जनांगिकी जैसे अन्य विकल्प मानव भूगोल या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मृदा शास्त्र यह मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक सतह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सीधे भौतिक भूगोल से संबंधित है। वहीं बात करें अर्थशास्त्र के बारे में, तो यह आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन है जो मानव भूगोल की एक ये शाखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? यह आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन है और मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, वहीं बात करें मानव शास्त्र के बारे में, तो यह मानव समाज और उनकी सांस्कृतिक अध्ययन है और यह एक सामाजिक विज्ञान है। वहीं बात करें जनसांख्यिकी के बारे में, तो यह जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण का अध्ययन करता है और यह मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? सड़क, पठार, मैदान या फिर महाद्वीप? बात हो रही है यहाँ पे सांस्कृतिक लक्षण का। सांस्कृतिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में शामिल या सम्मिलित नहीं है। विकल्प में है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या फिर मृदा विज्ञान। तो आप देखेंगे कि मृदा विज्ञान ये प्राकृतिक विज्ञान में, ये कह सकते हैं कि जो मृदा विज्ञान है ये सामाजिक विज्ञान में से शामिल नहीं किया जाता है। मृदा विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। बाकी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान ये सभी सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है मृदा विज्ञान क्या है। तो मृदा विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? मानव भूगोल में कौन सा शामिल नहीं है? ये तो आसान सा सवाल है क्योंकि मानव से संबंधित चीज़ों की बात की जाएगी यहाँ पे। जैसे जनसंख्या, सामाजिक भूगोल, तो समाज में रहने वाले लोगों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। आर्थिक भूगोल है ना, तो ये सभी मानव भूगोल में शामिल किया जाएगा। लेकिन खगोलिकी जो भूगोल है ना, ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। डी विकल्प सही है। अगला सवाल है कि भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? भूगोल काल जो है ना, भूगोल जो है वो काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मान करके अध्ययन करता है, रिसर्च करता है? तो याद रखिएगा, भूगोल काल और स्थान के संदर्भ में मानव को केंद्र मान करके अध्ययन करता है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। रीजन क्या है? क्योंकि मानव भूगोल मानवीय गतिविधियों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण के साथ मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे अंतर्क्रिया करता है, कैसे रिएक्शन करता है और समय के साथ यह अंतर्क्रियाएँ कैसे विकसित हुई हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए भूगोल जो है ना, ये काल और एवं स्थान के संदर्भ में मानव को केंद्र मान करके अध्ययन करता है। अगला सवाल है, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल क्या है कि किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम या फिर प्रादेशिक उपागम या फिर सांस्कृतिक उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। ये विकल्प सही है यहाँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? सवाल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है ना, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्थिक भूगोल में मानसून या मौसम विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प मानसून। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। आर्थिक भूगोल में मानसून जब मौसम विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि इसका संबंध जलवायु से है, ना कि सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियों से।
आर्थिक भूगोल कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग का अध्ययन करता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। चलिए सवाल का आंसर आप लोग को बताना है। पहले बता चुके हैं, आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन में था ना, जहाँ पे हम डिस्कस भी किए थे, पूछे बोले भी थे किस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तब भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। किस प्रश्न का योगदान नहीं होता? क्या, कहाँ, क्यों और कब? सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, कब। अगला सवाल है कि प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? खगोलिकी, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान या फिर जननकीकी? किसे शामिल नहीं करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जननकीकी। ठीक है ना। बाकी खगोलिकी, विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान ये सभी प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत शामिल करना चाहिए या करते हैं। अगला सवाल है, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? मानव भूगोल के अंतर्गत इसका आंसर तो आप बताना होगा, है ना, बता चुके हैं कई बार। क्या हो जाएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को शामिल किया जा सकता है। ठीक, आसान तो सवाल था ना। अगला सवाल है कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होते हैं? बताना है। खनिज संपदा की दृष्टि से, है ना, कौन सा क्षेत्र जो होता है वो संपन्न होता है, ये आपको बताना है। मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? खनिज संपदा की बात हो रही है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, खनिज संपदा की दृष्टि से पठारी क्षेत्र संपन्न होते हैं। इन क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुर भंडार होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने खनिजों को बनने में मदद की है। पठारी क्षेत्र के बारे में बात करें तो दुनिया भर में अधिकांश खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्र में स्थित है। भारत के उदाहरण अगर बात करें तो भारत में छोटा नागपुर पठार जिसे पठार है, लोहे के विशाल भंडार के लिए जाने जाते हैं। दक्कन पठार में भी खनिजों के बड़े भंडार हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है कि भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? बताना है। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इन सभी को शामिल किया जा सकता है, चाहे GIS हो, चाहे GPS हो या फिर LIS हो। ठीक है। LIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा LIS का फुल फॉर्म होता है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जबकि GIS का फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखा गया, आप लोग यहाँ चाहे तो इसे पढ़ के देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? पादप भूगोल को कर सकते हैं, पारिस्थितिकी भी किया जा सकता है, पर्यावरण भूगोल भी किया जा सकता है, लेकिन भू आकृति विज्ञान को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है। ये थे महत्वपूर्ण 38 प्रश्न इस अध्याय से। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।